हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जून 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत यह हमारा चौथा लेक्चर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सुरक्षा या सिक्योरिटी से संबंधित टॉपिक को फिनिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले सब टॉपिक के साथ, अवैध प्रवासन और आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में कि जून महीने में क्या इससे रिलेटेड समसामयिक घटना रही, क्या इससे संबंधित सुर्खियाँ हैं, क्या इससे संबंधित तथ्य है, क्या सरकार के द्वारा इनमें योजनाएं चलाई जा रही, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। मणिपुर की कुकी जनजाति व बहुसंख्यक मेती समुदाय के बीच हिंसक झड़प राज्य मणिपुर के कई हिस्सों में जारी किया है। तो किस में किया गया है? मणिपुर की कुकी जनजाति व बहुसंख्यक मेती समुदाय के बीच। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में। वहाँ का मेती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में कई हिंसक झड़प जारी रहे हैं। अब इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं कि क्या इसके कारण रहे हैं। पहला आता है, जैसे हिंसा की जड़ें। वर्तमान में हिंसा की जड़ें मेती समुदाय की 10 साल पुरानी मांग से जुड़ी हुई हैं। गैर जनजातीय मेती समुदाय की मांग कर रही है और उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। मतलब जो मेती जनजाति है वह मांग कर रही है कि उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। उसके संदर्भ में यह है, वर्तमान में हिंसा 10 साल से पुरानी मांग से जुड़ी हुई है। ट्रिगर पॉइंट के संदर्भ में, ट्रिगर पॉइंट, मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह मेती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय में अपनी सिफारिश को भेजें। म्यांमार में अस्थिरता के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगभग 4000 शरणार्थियों ने मणिपुर में प्रवेश किया है। म्यांमार से मणिपुर में प्रवेश करने वाले कुकी चिनमिजो या जो निर्जातीय समूह के शरणार्थी मिजोरम और मणिपुर समुदाय से एक निकटता से संबंधित है। कुकी चिन में जो निर्जातीय समूह में निम्नलिखित जनजातियां शामिल हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियां शामिल है। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह कुछ कुकी चिन में जो निर्जातीय समूह कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन दे सकता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आती है। तो इसके अंतर्गत आती है जैसे लाई, तिदिमजोमी, लूसी और हुआंगलो। इसके अंतर्गत प्रमुख जनजातियां शामिल होती हैं। इस तरह के अवैध प्रवासन को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। जो अवैध प्रवासन है वह आंतरिक सुरक्षा के लिए एक डिफिकल्टीज को पैदा करता है। इसी के साथ ही देखते हैं कि अवैध प्रवासन में आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कैसे होता है, किस तरीके से यह होता है। पहला आता है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा के संदर्भ में, कि ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि अवैध प्रवासियों के उग्रवाद भी शामिल होते हैं। विशेषकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड या कुलफिला जैसे समूह ये उग्रवादी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत में प्रवेश करते हैं। मानव तस्करी के संदर्भ में देखें कि हाल के दशकों में सीमा पार से महिलाओं और मानव तस्करी की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। सामुदायिक तनाव के संदर्भ में देखें कि सामंजस्य और एकता आयोग के अनुसार ऐसे कई कारण मौजूद हैं जिनके चलते समुदायों के बीच तनाव बढ़ता है, और इन कारणों में शामिल है, पहला आता है उच्च स्तरीय प्रवासन, दूसरा आता है गरीबी, निम्न स्तरीय आवास जैसी सामाजिक उपेक्षाएं और समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट आता है वित्तीय बोझ का बढ़ने, जैसे सरकार की आप्रवासियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए आप्रवासन के कारण सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ गया है। अवैध मतदाता के संदर्भ में देखें तो अभी अधिकांश अवैध मत प्रवासियों ने मतदाता सूची में गैर कानूनी तरीके से अपना नाम दर्ज करा लिया है, और अतः वे स्वयं को भारत का नागरिक होने का दावा कर रहे हैं। पहचान के संकट के संदर्भ में क्या प्रवासियों के प्रवेश के कारण क्षेत्र के मूल निवासियों के सामने पहचान का संकट पैदा हो सकता है। तथा पर्यावरण के क्षरण के संदर्भ में देखें कि अवैध प्रवासियों में बसने और खेती करने के लिए वन भूमि के बड़े क्षेत्रों को अतिक्रमण कर लिया है। इसके कारण स्थानीय समुदायों के साथ संसाधनों को उपयोग के लेकर टकराव पैदा होता है। तो इसके संदर्भ में आगे की राह में देखते हैं कि इसके लिए कि प्रभावी नीति निर्माण होना चाहिए, जिससे अवैध प्रवासन की समस्या एक मुख्य कारण जो बनी हुई है वह देश की प्रभावी शरणार्थी नीति नहीं होना है। इसके से केंद्र सरकार को एक समग्र और प्रभावी शरणार्थी नीति बनानी चाहिए। कूटनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए, जो भारत को अपने पड़ोसी देशों के सहयोग प्राप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। एक विशिष्ट पहचान पत्र का होना, कि सरकार को उन सीमावर्ती लोगों के लिए एक पहचान पत्र जारी करना चाहिए जो अलग अलग कारणों से प्रायः सीमा पार करते रहते हैं। सीमा पर बाड़ लगाना, जैसे भारतीय सीमा के एक बड़े हिस्से को अभी भी बाढ़ द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है, जैसे केंद्र सरकार को सीमा पार बाड़ लगाने का काम जल्दी पूरा करना चाहिए। क्षेत्रीय मंचों का उपयोग करना चाहिए, जैसे बिम्स्टेक जैसे मंचों का उपयोग पड़ोसी देशों में होने वाले अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया जाता रहा। इसी के साथ ही इनका उपयोग सदस्य देशों के समर्थन और समन्वय प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
सीमाओं के बेहतर प्रबंधन के संदर्भ में कि सीमा सुरक्षा बल एवं भारतीय तिब्बत पुलिस बल जैसे सीमा रक्षकों को और अधिक मजबूत होना चाहिए, जिससे राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस बल के माध्यम से सीमा रक्षा प्रणाली में रक्षा की दूसरी पंक्ति में बनाई जा सकती है। तो इसको आगे की राह के संदर्भ में इसको देख सकते हैं कि ये सुझाव दिए गए हैं। अब जानते हैं कि किसी भी मणिपुर की जनजातीय संरचना के बारे में। मणिपुर में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां निवास करती हैं। इनमें से नागा जनजाति या कुकी जनजाति का हिस्सा माना जाता है। हालांकि ये सभी जनजातीय समूह एक मंगोलाई समूह से उत्पन्न हुए हैं। इसके बावजूद उनके बीच कई प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, भाषाई मतभेद मौजूद होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में जनजातियों का हिस्सा लगभग 40% होता है और ये जनजातियाँ मुख्य तौर पर पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं जनजातियाँ? मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। तथा मणिपुर की मैती समुदाय में आबादी 53% और ये मुख्यतः इम्फाल में रहती है। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि किसी समुदाय की अनुसूचित जनजाति के लिए सूची में शामिल करने के लिए बाहर करने की प्रक्रिया के संदर्भ में कि पहला आता है कि राज्य सरकार अपने विवेक के आधार पर कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति के शामिल करने और उसे हटाने की सिफारिश करती है। इस संबंध में एक प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को भेजा जाता है। फिर आता है कि इसके बाद केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने स्तर पर इस प्रस्ताव का जांच करता है तथा इसके पश्चात भारत के रजिस्ट्रार जनरल को भेज देता है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल को अनुमोदित होने के बाद इस प्रस्ताव को अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। उपयुक्त संस्थानों की सहमति के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजा जाता है ताकि सामुदायिक या संविधान आदेश उचित संशोधन किया जा सके और इस विषय पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यालय अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों के तहत संशोधनों का उल्लेख करते हुए एक अधिसूचना जारी करता है। अब आता है अवैध प्रवासन के कारण कि अवैध प्रवासन के कारण क्या है कि अवैध प्रवासियों को मूल नागरिकों के बीच निर्जातीय, भाषाई व धार्मिक समानताएं होती हैं। पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदाय का उत्पीड़न होता है। असुरक्षित व अव्यवस्थित सीमाएं या दुर्गम भूभाग इनकी निगरानी करना कठिन होता है तथा भारत में रोजगार के संभावित अवसर होते हैं। अब आता है कि अवैध प्रवासन से निपटने के लिए मौजूदा कानून कौन कौन से हैं। पहला आता है विदेशी विषयक अधिनियम 1946। इसके तहत केंद्र सरकार अवैध रूप से देश में आए विदेशी नागरिकों को निर्वासित कर सकती है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत इसमें अवैध रूप से देश में आए किसी भी विदेशी नागरिक को बलपूर्वक निर्वासित करने का कार्य सभी राज्य सरकारों को सौंपा गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसमें यह भारतीय नागरिकता के अर्जन और निर्धारण का प्रावधान भी करता है। इसके संदर्भ में इसके अवैध प्रवासन से निपटने के लिए कुछ सरकार के द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। अब आता है प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के बारे में। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी हाल ही में रूस से वैगनर ग्रुप नामक एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ने देश के रक्षा प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के बारे में इसका अर्थ होता है कि निजी स्वामित्व में संचालित एक संगठन की तरह होती है। ऐसे संगठन अनुबंध के आधार पर सैन्य या सुरक्षा संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिचालन संबंधी पहलू को देखें तो इसमें परिचालन संबंधी पहलू में प्राइवेट मिलिट्री कंपनी में सरकारी सैन्य बलों को स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। साथ ही ये देशों के आधिकारिक सैन्य संगठनों में भी अलग होती है, जिससे विभिन्न सरकारों, निगमों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या व्यक्तियों द्वारा अपने विशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए इनकी सेवाएं ली जाती हैं और ये सेवाएं प्रायः संघर्षरत क्षेत्रों और सुरक्षा जोखिम वाले क्षेत्रों में ही ली जाती हैं। प्राइवेट मिलिट्री के कंपनी के उद्भव के जिम्मेदार कारक के संदर्भ में देखते हैं। पहला कि सुरक्षा की आउटसोर्सिंग होना कि निजी सेनाएं सरकार में कम खर्चीले और लचीले सुरक्षा प्रयासों का पूरक होती है। साथ ही ये छोटी स्थानीय सेना तैयार रखने में सरकार की मंशा भी पूरी करती हैं। फिर आता है संवेदनशील मिशनों के लिए उपयुक्त हैं कि इसमें पीबीएमसी की सेवा प्राय उन ऑपरेशन में ली जाती है जो सरकारी या राष्ट्रीय सरकार के सैनिकों के लिए बहुत जोखिमपूर्ण या विवादास्पद हो सकती है। इसमें सरकार ऐसे किसी ऑपरेशन के किसी निजी सेना के अस्तित्व को आसानी से नकार सकती है, अर्थात सरकार इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए साफ इनकार कर सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि उन्हें समुद्री डाकुओं से बचाव करने और अफ्रीका के अवैध शिकारियों से लड़ने पर काम पर रखा गया है। तकनीकी प्रगति के संदर्भ में देखें कि वर्तमान में काफ़ी तकनीकी प्रगति हो रही है। अत्याधुनिक हथियार प्रणालियाँ, निगरानी उपकरण और संचार उपकरण इनके कुछ उदाहरण हैं। इन तकनीकी प्रगति के सेनाओं के वैश्विक स्तर पर कार्य करना आसान कर दिया है। अन्य हितों के संदर्भ में देखें कि निजी सेनाओं को सरकारों या किसी भू राजनीतिक हितों में जुड़े विद्रोही समूहों को सैन्य प्रशिक्षण, सलाहकारी सहायता
या सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए भी तैनात किया गया। कानूनी अस्पष्टताओं का होना कि इसके संदर्भ में निजी सेनाओं की गतिविधियों के संबंध में स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय नियमों या निगरानी का अभाव होता है। इसके कारण पीएमसी को उन क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वतंत्रता मिल जाती है जहां कानूनी अस्पष्टता होती है। अब जानते हैं पीएमसी से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में। पहला तो आता है कि जवाबदेही का अभाव होना, कि पीएमसी के मामले में स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क और निगरानी तंत्र का अभाव होता है, जिसके कारण ये मानवाधिकारों के हनन, कदाचार तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन पर भी सजा से बच सकते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव के संदर्भ में देखें कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव में पीएमसी संघर्षरत क्षेत्रों में कार्य कर सकती है अथवा ऐसी सुरक्षा सेवाएं प्रदान कर सकती है जो परंपरागत रूप से सरकारों की जिम्मेदारी होती है, और यह सुरक्षा मामलों पर देश के अधिकार और नियंत्रण को भी कमजोर कर सकने में सक्षम है। हितों के टकराव के संदर्भ में देखें कि पीएमसी प्राय लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करती है और इस कारण से उनकी सेवाओं को निष्पक्षता, सत्यनिष्ठता और प्रभावशीलता पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती। स्थानीय समुदायों के अभाव के संदर्भ में देखें कि संघर्ष या संघर्ष के बाद की व्यवस्था पीएमसी की उपस्थिति में स्थानीय समुदायों के विस्थापन पर संसाधन दोहन या सामाजिक सांस्कृतिक तनाव जैसे सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। और निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के संचालन से जुड़ी नैतिक, कानूनी, सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए इन्हें विनियमित करना अति आवश्यक होता है। साथ ही यह प्रभावी विनिमय के देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व अन्य हितधारकों के लिए भी सहयोग के लिए भी जरूरी होता है। अब आता है कि वैगनर ग्रुप के बारे में, कि वैगनर ग्रुप क्या है। वैगनर ग्रुप के पहले देखते हैं पीएमसी के विनिमय के बारे में, कि प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के बारे में देख लिया, उससे संबंधित पहलुओं के बारे में देख लिया। अब जानते हैं इसका विनिमय किस तरीके से होता है। इसमें पहला आता है कि यह सुनिश्चित करना कि उनका उपयोग कानूनी रूप से वैध और उचित हो। इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि वे सरकारी नीतियों को कमजोर ना करें। इसमें यह भी सुनिश्चित करना है कि उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेही बनाया जाए, तथा इसमें यथा पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है। उन्हें कानूनी या गतिविधियों में गैरकानूनी गतिविधियों की ओर से रोके जाने से रोकना। यह गारंटी देना कि वे किसी भी तरह की राज्यों की संप्रभुता को क्षति ना पहुंचाएंगे। इसके संदर्भ में इसके कुछ विनिमय हैं। अब आता है वैगनर ग्रुप के बारे में, कि वैगनर ग्रुप को पीएमसी वैगनर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अप्रत्यक्ष रूप से रूसी सेना और खुफिया एजेंसी द्वारा नियंत्रित करना जाता है, और ये एजेंसी इस ग्रुप को हथियारों की आपूर्ति और प्रशिक्षण के लिए रूसी सैन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। वैगनर ग्रुप की पहचान पहली बार 2014 में की गई थी, जिसमें उस समय वैगनर ग्रुप पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादी ताकतों का समर्थन कर रहा था, और यह भी कहा गया था कि इस ग्रुप में यूक्रेन के बख्मुक्त शहर पर कब्जा करने से भी रूस की मदद की थी। वैगनर ग्रुप संघर्षग्रस्त अफ्रीकी या अरब देशों में भी सक्रिय रहा है, जिसमें पश्चिमी देशों, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने वैगनर ग्रुप पर अफ्रीका में मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया है। अमेरिका ने तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित भी कर रखा है। पीएमसी का इस्तेमाल करने के अन्य उल्लेखनीय उदाहरणों को देखें कि इराक युद्ध के दौरान अमेरिका की प्राइवेट सुरक्षा कंपनी ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड को कुछ रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा अनुबंधित किया गया था। ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड को अब एकेडमी के नाम से जाना जाता है, तथा यह एग्जीक्यूटिव आउटकम्स दक्षिण अफ्रीका की एक पीएमसी ऐसे अंगोला में 1990 में दशक में गृह युद्ध के दौरान संघर्षरत अंगोला की सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। सैंडलाई इंटरनेशनल के तहत एक ब्रिटिश पीएमसी है जो 1990 के दशक में पापुआ न्यू गिनी में कार्यरत थी। इसके संदर्भ में है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून और पीएमसी पर उनका लागू होने के संदर्भ में। पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के बारे में, कि इसके अंतर्गत व्यक्तिगत याचिकाओं और रिपोर्टिंग प्रणालियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सरकारें इन व्यवस्थाओं का उपयोग स्थानीय या विदेशी पीएमसी द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के संदर्भ में, कि यदि किसी देश में अपने क्षेत्राधिकार में पंजीकृत पीएमसी के युद्ध अपराधों के लिए संदिग्ध किसी कर्मचारी की जांच करने के लिए इनकार कर दिया है, तो आईसीसी अपनी जांच स्वयं कर सकता है। राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी के संदर्भ में देखें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उपयोग आयोग में आर्टिकल ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी 2001 के अनुसार किसी देश में ओर से कार्य करने वाली गैर राज्य एजेंसियों की गतिविधियों के लिए संबंधित सभी जिम्मेदारी होगा, तथा इससे देश की जिम्मेदारी केवल अन्य देशों के प्रति सीमित होती है तथा व्यक्तियों के प्रति नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के संदर्भ में देखें कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत पीएमसी के व्यक्तिगत कर्मचारियों की युद्ध स्थिति में स्पष्ट नियम प्रदान किए गए हैं, जिसमें ये नियम अंतर्राष्ट्रीय तथा नागरिक संघर्ष के मामले से संबंधित होते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट, यूज, फाइनेंसिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मर्सनरीज 19
89 के संदर्भ में देखें कि इसमें राष्ट्रीय पक्षकारों का दायित्व होता है कि वे अपने राष्ट्रीय कानूनों के कन्वेंशन के प्रावधानों को शामिल करें। हालांकि संधि में मर्सिनेरिस या भाड़ी के सैनिक के परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई और यह केवल कुछ ही देशों में इसकी पुष्टि की गई है, तो इसके संदर्भ में है। अब आता है इसमें सुरक्षा से संबंधित सुर्खियां क्या रही जून महीने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहली सुर्खी आती है सिप्री ईयरबुक 2023 के बारे में। सिप्री ईयरबुक 2023 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आयुध निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति पर अपना वार्षिक आकलन जारी किया है। वार्षिक आकलन के मुख्य निष्कर्ष में देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सर्वाधिक संख्या में तैनात परमाणु वारहेड है और इसके बाद रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम का स्थान आता है। तैनात वॉरहेड्स की आशय मिसाइलों में लगाए गए वॉरहेड्स या ऑपरेशन बलों के अड्डों पर तैनात वॉरहेड्स से होता है। हालांकि यह परमाणु वॉरहेड्स के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक वॉरहेड्स रूस के पास होते हैं और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा रूस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन आता है। भारत, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल में कोई परमाणु वॉरहेड्स तैनात नहीं किए गए हैं तथा भारत के पास भंडार में कुल 164 परमाणु वॉरहेड्स हैं। जो कुल मिलाकर परमाणु वॉरहेड्स की संख्या गिरती जा रही है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस द्वारा अनुपयोग हो चुके वॉरहेड्स को नष्ट करने के कारण इनकी संख्या में गिरावट देखी गई है। सिप्री के बारे में। सिप्री स्वीडन स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसमें इस संस्थान को संघर्ष, युद्धास्त्र, हथियार नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। अब आता है अग्नि प्राइम या अग्नि-P के बारे में। डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। अग्नि-P मिसाइल यह दोहरी नेविगेशन तथा मार्गदर्शन प्रणाली क्षमता के साथ 2 चरणों वाली कनिस्त्रीकृत ठोस प्रोदक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और यह अग्नि श्रृंखला में पिछली सभी मिसाइलों की तुलना हल्की होती है। अग्नि मिसाइल भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता का मुख्य आधार होता है, जिसमें अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 5 तक में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को डीआरडीओ के द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया। कनिस्त्रीकृत प्रणाली के बारे में देखें कि इसका अर्थ होता है कि एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट में भंडारित और वहीं से संचालित किया जाता है। इसके अलावा इसमें उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम के माध्यम से दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया और यह सेना के सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया है। अब आता है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग कराई गई है। यह लैंडिंग भारतीय नौसेना के लिए एक विशेष उपलब्धि है। MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में। इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने किया है। यह सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर है। इसे अत्याधुनिक वैमानिकी और सेंसर से लैस किया गया और इसके साथ कई मिशनों को संपन्न करने के लिए डिजाइन भी किया गया। यह एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और यह अपनी असाधारण एंटी सबमरीन वॉरफेयर, निगरानी, एंटी शिपिंग और खोज और बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। वरुणास्त्र के बारे में। भारतीय नौसेना द्वारा लाइव वॉरहेड के साथ वरुणास्त्र का समुद्र के भीतर स्थित लक्ष्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह पोत से प्रक्षेपित किया जाने वाला एक पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है और इसे स्वदेशी रूप से तैयार एवं विकसित किया गया है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के विजाग स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा डिजाइन की और तथा भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। यह बहुउद्देश्य क्षमताओं से युक्त होता है और इसकी अधिकतम गति 40 समुद्री मील होती है तथा यह अधिकतम परिचालन गहराई 600 मीटर होती है, जिसमें यह समुद्र में 600 मीटर की गहराई को टारगेट कर लक्षित कर सकता है। तपस मानव रहित हवाई वाहन के संदर्भ में कि भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दूरस्थ ग्राउंड स्टेशन से INS सुभद्रा पर तपस UAV की कमान व नियंत्रण क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। तपस 201 को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंट UAV है तथा यह बेंगलुरु स्थित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में डिजाइन और विकसित किया गया है। मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक, सिंथेटिक अपर्चर रडार जैसे पेलोड के अलग अलग संयोजनों को ले जाने में सक्षम है। यह दिन रात दोनों अवधियों में मिशन को अंजाम देने में भी सक्षम होता है। इसकी एंडुरेंस 18 घंटे से अधिक होती है तथा यह 28,000 फीट की ऊंचाई तक कार्य करने में सक्षम होता है। एंडुरेंस से तात्पर्य किसी विमान या UAV की एक बारगी ईंधन पर हवा में उड़ते रहने की क्षमता से होता है। यह 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग के बारे में।
या BEOSP के बारे में। ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग, यह एक ब्रेन फिंगरप्रिंट या ब्रेन मैपिंग या P300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह पूछताछ का एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका होता है जिसमें किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इस प्रणाली के तहत व्यक्ति के समक्ष शब्द, उक्ति व चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके प्रति उनके मस्तिष्क का तरंग रूपी प्रतिक्रियाओं को दर्ज किया जाता है। BOSP टेस्ट को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नामक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क में इलेक्ट्रिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यह पॉलीग्राफिक टेस्ट से कैसे अलग होता है? BOSP पॉलीग्राफिक टेस्ट से इसके लिए अलग होता है क्योंकि इसमें अभियुक्त से सवाल जवाब नहीं किए जाते। इसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट में अभियुक्त के शरीर क्रिया विज्ञान के संकेतकों का प्रशिक्षण किया जाता है जिसमें रक्तचाप, स्पंदन दर, श्वसन और त्वचा की चालकता जैसे संकेतक शामिल होते हैं। ब्रेन मैपिंग को पॉलीग्राफ टेस्ट की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय माना जाता है। अब जानते हैं ब्रेन फिंगरप्रिंट के उपयोग के बारे में। ब्रेन फिंगरप्रिंट का उपयोग इससे किसी अपराध के अभियुक्त में संलिप्त होने का पता लगाया जा सकता है तथा इससे अल्जाइमर जैसे तंत्रिका संबंधी रोगों के निदान और उपचार में मदद मिलती है। इससे किसी व्यक्ति की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में आशंका पता लगाकर आतंकवाद रोधी कार्यवाही की जाती है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जड़ ब्रेन नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया जाता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि टेस्ट के निष्कर्षों को न्यायालय में एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसके संदर्भ में अब आता है इसके ब्रेन इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग के संचालन तंत्र के बारे में जानें। तो संचालन तंत्र को देखते हैं कि व्यक्ति को चित्र या शब्द दिखाया जाता है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को ट्रिगर किया जाता है। मस्तिष्क तरंगें उत्पन्न होती हैं जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके डेटा का अध्ययन किया जाता है तथा इसमें व्यक्ति के दोषी या निर्देश होने का पता भी चल जाता है। इसके संदर्भ में अब आता है कि सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास के बारे में। पहला आता है एकता अभ्यास। एकता अभ्यास यह भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। एक्वेरिन अभ्यास यह भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। खान क्वेस्ट अभ्यास 2023 है भारतीय थल सेना में खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास जो मंगोलिया में भाग ले रही है। यह शांति स्थापना के लिए एक बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है। इसके संदर्भ में ये 3 प्रमुख जनवरी-जून माह के प्रमुख अभ्यास रहे हैं। यहाँ पर यह सुरक्षा से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।